जोहार साथियों, मेरा नाम है हसनैन रज़ा। JH क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर जो है झारखंड जीके का सीरीज चल रहा है और मैंने आपको बताया कि अगर आप झारखंड जीके का बिल्कुल फ्री क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। झारखंड जीके हो या कंप्यूटर का क्लास हो, इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा, अगर आप झारखंड का तैयारी करते हैं तो JSSC के किसी भी एग्ज़ाम में जो है झारखंड जीके से प्रश्न बनता है, झारखंड जीके से क्वेश्चन बनता है। और उस झारखंड जीके का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि अगर आप पहले क्लास किए होंगे तो हम लोग सबसे पहले जो है झारखंड का जिलों के बारे में देख लिए थे, प्रमंडल के बारे में देख लिए थे। और हमारा जो सीरीज चल रहा था वो चल रहा था झारखंड का जनजातीय एवं क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें से हम लोग नागवंशी के बारे में पढ़ चुके थे। हमने बताया था कि हम लोग को नागवंशी के बारे में पढ़ना है, पलामू का रक्सेल वंश और चेरो वंश के बारे में पढ़ना है, सिंहभूम का सिंहवंश के बारे में पढ़ना है, मानभूम का मानवंश के बारे में पढ़ना है, पंचेत वंश के बारे में पढ़ना है, रामगढ़ राज्य के बारे में पढ़ना है, खड़गडिहा राज्य के बारे में पढ़ना है। इन राज्यों के बारे में पढ़ना है, यानी कि झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा हुआ करते थे। उन्हीं राजाओं के बारे में, वही शासक के बारे में हमें जानना है। तो छोटा नागपुर का जो हम लोग नागवंशी के बारे में पढ़ लिए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पलामू का रक्सेल एवं चेरो वंश। आज हम लोग पलामू का रक्सेल एवं चेरो वंश देखेंगे। यानी कि पलामू में जो है दो वंश हुआ, एक तो हुआ आपका रक्सेल वंश और दूसरा हुआ चेरो वंश। ये दोनों वंश के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों को जो है भेज दें, ताकि उन्हें मालूम चल सके कि यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री क्लास उपलब्ध कराया जा रहा है। और अगर क्लास में किसी तरह का भी कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस चीज़ का सुधार किया जाएगा। बहुत सारे लड़कों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि सर PDF जो है हमें अपलोड कर दीजिए। PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दीजिए। जो PDF है हम बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं। जिस PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं उस PDF को अपलोड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं वो सबसे बेहतर रहता है। और एग्ज़ाम के समय जो आपको याद आएगा यही नोट्स याद आएगा। आप जो रटिएगा वो कभी याद नहीं आएगा। क्या आपको याद आएगा? ये नोट्स याद आएगा जो आप नोट्स बनाइएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए, कोशिश क्या कीजिए, मेरा सलाह है, मेरा ऑर्डर भी आप कह सकते हैं कि आप जो है अपना नोट्स खुद से बनाइए। हम जो बताते जा रहे हैं अपने हिसाब से एक नोट्स बनाइए। सबसे पहले एक कॉपी लीजिए और उसमें जो है पूरा स्टार्टिंग से जो क्लास बताया गया है उसको धीरे धीरे करके लिखते जाइए। मैंने बताया कि अगर एग्ज़ाम आपको पास करना है JSSC CGL, बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत के बलबूते पास किया जा सकता है। अगर आप एक टीचर की तरह सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा तो कभी भी पास नहीं होइएगा, कभी भी जो है मेरिट में आपका नाम नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि JSSC CGL में जो है दुनिया भर का जितना सब्जेक्ट है सभी को डाल दिया गया है। खोठो डाला है, इंग्लिश डाला है, हिंदी डाला है। खोठा के साथ अगर आप खोठा नहीं लेते तो नागपुरी ले सकते हैं, नागपुरी नहीं लेते उर्दू ले सकते हैं। उसके साथ साथ जीके है, मैथ है, GS है, साइंस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, झारखंड जीके है। मैं बता रहा हूँ कि दुनिया का जितना नॉलेज है सब डाल दिया गया है। इसीलिए जो है आपको सबको लेके चलना है, सबको पढ़ना है। और अगर आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, GS कंप्लीट है तो आपका दो चीज़ बच जाता है। एक तो आपका झारखंड जीके और दूसरा बच जाता है आपका पेपर 2, जिस लैंग्वेज का आप चयन करते हैं। तो दोनों का जो है एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए और ठीक है, और जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। सबसे पहले सिलेबस बनाइए कि हमको क्या क्या पढ़ना है और धीरे धीरे सीक्वेंस से जो है एक एक करके पढ़ते जाइए। आपका 3 से 4 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। एक आध महीना जो है आप टेस्ट लगाइएगा तो आपका जो है रिजल्ट आने का बहुत उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का जो हमारा क्लास है पलामू का रक्सेल वंश एवं चेरो वंश। ठीक है, रक्सेल वंश एवं चेरो वंश के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम बताए थे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग राजा हुआ करता था, अलग अलग राजवंश हुआ करता था झारखंड में। ठीक है, झारखंड का मैप है किस किस क्षेत्र में कौन सा राजा हुआ करता था। आज थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअल में ये पहला क्लास में ही हमें बताना चाहिए था, लेकिन उस समय हम नहीं बताए थे, तो इस क्लास में जो है आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले जो इस क्षेत्र में था, इस क्षेत्र में जो आपको पलामू वंश था, गढ़वा, पलामू और थोड़ा सा जो हिस्सा लातेहार का, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र था, कौन सा राजवंश चलता था? पलामू का। पलामू में भी यहाँ पर 2 राजवंश हुए हैं। एक तो आपका हुआ है रक्सेल वंश और दूसरा हुआ है चेरो वंश। दूसरा यहाँ पर जो था आपका केंदी राज्य था। केंदी का भी आप नाम सुने होंगे। केंदी राज्य था जो कि चतरा और थोड़ा सा हिस्सा जो है हजारीबाग का था। तीसरा जो हिस्सा था चाय था।
चाय का भी आप नाम सुने होंगे। यहाँ पर जो है मुसलमान राजवंश हुआ करते थे चाय के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद जो ये गिरिडीह वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा देवघर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हुआ करता था आपका खड़कडीहा। ये काम क्यों नहीं कर रहा यार? चलिए, तो यहाँ पर जो आपका गिरिडीह वाला थोड़ा सा देवघर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर होता था खड़कडीहा क्षेत्र या खड़कडीहा राज्य हुआ करता था, ठीक है। चाय के जस्ट बगल में इस वाले क्षेत्र में हुआ करता था आपका रामगढ़ राज्य। रामगढ़ जो कि हजारीबाग का पद्मा वगैरह वाला जो क्षेत्र है वो रामगढ़ राज्य के ही अधीन आता था, ठीक है। इसके साथ साथ धनबाद और बोकारो का कुछ हिस्सा जो है पंचेत के अंदर था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर होता था आपका बंगाल और बोकारो धनबाद का भी कुछ हिस्सा मिलाकर जो है मानभूम का क्षेत्र हुआ करता था, मानभूम, ठीक है। इसके बाद इस वाले क्षेत्र में होता था ढालभूम। इसके बाद इस वाले क्षेत्र में होता था आपका कोल्हान। यहां क्षेत्र हुआ करता था पोड़हाट, पोड़हाट। और इस वाले रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला का कुछ क्षेत्र हो गया, ये सब आपका होता था छोटा नागपुर खास, जो कि झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है, जो कि रांची का भी इसमें कुछ हिस्सा है, गुमला का भी है, लोहरदगा का है। ये सारा आपका क्या होता था? छोटा नागपुर क्षेत्र का हुआ करता था। और यहीं पर था आपका सुतियांबे, ठीक है। तो ये इतना राजवंश हुआ करता था। यहाँ भी एक छोटा सा राज्य क्षेत्र हुआ करता था जिसे बोलते थे वीरभूम। वीरभूम का भी आप नाम सुने होंगे। नीचे जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर होता था क्यूझर, क्यूझर का क्षेत्र हुआ करता था। और ये जो संथाल परगना का क्षेत्र है, ये बंगाल के अधीन आता था। तो झारखंड में आप देख सकते हैं कि इतने राजाओं ने जो है राज्य किया है अलग अलग क्षेत्रों में। पलामू में जो है 2 राजा हुआ करते थे, रक्सेल और आपका चेरो शासक हुआ करता था वहाँ पे। पहले रक्सेल था, रक्सेल को अपदस्थ करके चेरो वंश ने वहाँ पर अपना आधिपत्य कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। दूसरा है केंदी। केंदी के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो छोटा एक राज्य था। उसके बाद चाय जो है आपका हजारीबाग और गिरिडीह कोडरमा के कुछ क्षेत्रों में चाय हुआ करता था। मैंने बताया कि चाय राजवंश जो है मुसलमानों का राजवंश था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर खड़गडीहा था, यहाँ पंचेत था आपका धनबाद के क्षेत्र में। पंचेत के जस्ट बगल में मानभूम, मानभूम के जस्ट नीचे वीरभूम, वीरभूम के नीचे ढालभूम, कोल्हान, पोड़हाट, छोटा नागपुर, ठीक है। और यहाँ पर जो है छोटा नागपुर के बगल में था आपका रामगढ़ राज्य, जिसकी स्थापना बाघदेव सिंह के द्वारा कराया गया था। तो इस तरह से जो है झारखंड अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। लेकिन एक समय क्या था कि ये जो छोटा नागपुर खास जो है ना, छोटा नागपुर लगभग झारखंड में इसका आधिपत्य था। ये जो पलामू हो गया, केंदी हो गया, चाय हो गया, खड़गडीहा हो गया, ये सारा का सारा राजवंश बाद में आया है। पहले आया आपका मुंडा राज, और मुंडा राज के बाद तुरंत बना आपका नागवंशी राज, ठीक है। नागवंशी शासक जो है लगभग झारखंड के क्षेत्र में कहाँ तक देखे थे। सबसे पहले हम बता रहे थे आपको कि झारखंड में जो है अलग अलग क्षेत्र हुआ करता था, और अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग राजा हुआ करते थे, अलग अलग शासक हुआ करते थे। और सभी क्षेत्र के बारे में भी हमने बता दिया था, जिसमें जो है अभी तक हम लोग कौन सा क्षेत्र पढ़ चुके हैं? छोटा नागपुर खास पढ़ चुके हैं, ठीक है। छोटा नागपुर खास पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मुंडा राज के बारे में भी हमने पढ़ा था। मुंडा राज्य जो कि सबसे पहला था, और लगभग समूचे झारखंड में जो है उसका शासन हुआ करता था। उसके बाद आ गया छोटा नागपुर खास। छोटा नागपुर खास भी लगभग पूरे झारखंड में हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे टूट कर जो है अलग अलग छोटे छोटे राजवंश बन गए। तो छोटा नागपुर खास वंश यानी कि नागवंशी के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे पलामू वंश के बारे में पढ़ेंगे, पलामू क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और पलामू में जो है 2 राज्य हुआ करता था या 2 क्षेत्र हुआ करता था। एक था आपका रक्सेल वंश का, और दूसरा था आपका चेरो वंश का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पलामू क्षेत्र के बारे में, जिसमें रक्सेल वंश और चेरो वंश के बारे में जानेंगे। आई होप आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, ये आपका पलामू का किला है। अगर आप देखे होंगे, ये पलामू का किला बेतला राष्ट्रीय उद्यान का आप नाम सुने होंगे, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उसी के बगल में है पलामू किला। ये जो है प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। और बाकी जो हम प्रताप राय के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि चेरो वंश में थे प्रताप राय। प्रताप राय आप एक नागवंशी में भी पढ़े होंगे, लेकिन वो प्रताप राय का हम बात नहीं कर रहे हैं। चेरो वंश का प्रताप राय, जो कि इस किले का निर्माण करवाए थे। इसे पलामू का जो है पुराना किला भी कहा जाता है। देखिए इस तरह का जो है आपका पुराना किला है, ये पलामू में है, बेतला राष्ट्रीय
उद्यान के पास है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पलामू वंश के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पलामू वंश के बारे में देखेंगे। और मैंने बताया कि पलामू वंश जो है आपका क्या था, 2 भागों में विभक्त था, या ये 2 भाग में थे। ठीक है, सबसे पहला था आपका रक्सेल वंश। सबसे पहला क्या था आपका, रक्सेल वंश, और दूसरा था आपका चेरो वंश। ठीक है, रक्सेल वंश को अपदस्थ करके ही चेरो वंश बना था। सबसे पहला रक्सेल वंश, और रक्सेल वंश को अपदस्थ करके ही चेरो वंश बना था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग रक्सेल वंश के बारे में देख लेते हैं। रक्सेल वंश का बात किया जाए, या मूल रूप से जो है राजपूताना थे। राजपूताना यानी कि राजस्थान के क्षेत्र से जो है यहाँ पर आए थे, राजस्थान का क्षेत्र से जो है यहाँ पर आए थे। मूल रूप से ये क्या थे आपका, राजपूताना थे, और ये खुद को राजपूत भी कहते थे। ये जो रक्सेल वंश है ये खुद को क्या कहते थे, राजपूत कहते थे। और एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वंश, कौन सा पलामू का वंश जो है खुद को राजपूत कहता था, तो ये रक्सेल वंश जो है खुद को राजपूत कहता था। इसके अलावा अगर बात किया जाए, इनका साम्राज्य विस्तार जो है पलामू, हजारीबाग का क्षेत्र, ठीक है, सरगुजा का क्षेत्र तक जो है फैला हुआ था। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें हजारीबाग का भी कुछ क्षेत्र आ जाता था, मतलब कि स्टार्टिंग में जो है रक्सेल वंश पूरे बड़े क्षेत्र पर थे। जब बाद में चेरो वंश आया उस समय थोड़ा बहुत कम हो गया। ठीक है, रक्सेल वंश जो है 2 शाखा में ये विभक्त थे। रक्सेल वंश जो आपका 2 शाखा में विभक्त थे। एक था आपका देवगन और दूसरा था कुंडेलवा। देवगन के बारे में जानते होंगे, गढ़वा के क्षेत्र में पड़ता है आपका देवगन। ठीक है, तो देवगन और कुंडेलवा जो है इसके 2 क्या थे, शाखा थे, यानी कि ये 2 शाखा में विभक्त थे। ठीक है, 2 शाखा में विभक्त थे। और इनका जो अंतिम शासक था उसका नाम था मानसिंह, राजा मानसिंह। ये वो मानसिंह नहीं है, कौन से मानसिंह, अकबर वाले मानसिंह नहीं है, ये आपका रक्सेल राजा मानसिंह है। ठीक है, रक्सेल राजा मानसिंह, और ये जो है अंतिम शासक थे। किसका अंतिम शासक थे, रक्सेलों का। ठीक है, और बाकी पहले शासक कौन थे, बीच में कौन शासक है, उसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये मानसिंह के बारे में क्यों पढ़ना अभी हम आपको बता रहे हैं। ये जो मानसिंह है ये अंतिम शासक थे। ठीक है, किसका, रक्सेलों का। इसी के अधीन एक व्यक्ति कार्यरत थे जिनका नाम था भागवत राय। ठीक है, भागवत राय जो है इसी मानसिंह के अधीन कार्य करते थे। ठीक है, इसी मानसिंह के अधीन कार्य करते थे, काम करते थे। और यही भागवत राय के बारे में एक बात और कहा जाता है कि शाहबाद एक क्षेत्र हुआ करता था। शाहबाद एक क्षेत्र हुआ करता था जहाँ का मुखिया था शाहबाद राय। ठीक है, जहाँ का मुखिया कौन था, शाहबाद राय जो है शाहबाद क्षेत्र का क्या हुआ करता था, मुखिया हुआ करता था। इसको अपदस्थ करके जो है ये भागवत राय खुद मुखिया बन जाता है। भागवत राय क्या करता है, खुद मुखिया बन जाता है। अब भागवत राय जो है उसके बाद इसके अधीन कार्यरत भी होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करता है कि 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में जो है इसने 1572 ईस्वी में भागवत राय ने जो है मानसिंह का हत्या करवा दिया। मानसिंह का हत्या करवा दिया। किसका हत्या करवा दिया, मानसिंह का हत्या करवा दिया भागवत राय 1572 ईस्वी में। और इसका हत्या करवाने के बाद जो है अब क्या होता है, यहाँ का वो शासक बन जाता है। शासक बन जाता है, किस क्षेत्र का शासक बन जाता है, पलामू के क्षेत्र का शासक बन जाता है। पलामू के क्षेत्र का शासक कौन बन गया, भागवत राय जो है पलामू का शासक बन गया। लेकिन अभी तक जो है इसने खुद को शासक घोषित नहीं किया था। 1572 में जैसे ही मरवाया तुरंत इसने खुद को शासक घोषित नहीं किया, बल्कि एक जमींदार के रूप में कार्य किया। किसने, भागवत राय ने जो है बस एक जमींदार के रूप में कार्य किया। लेकिन फिर क्या हुआ, 1585 ईस्वी में जो है 1585 ईस्वी में चेरो वंश का क्या होता है, स्थापना होता है। चेरो वंश का स्थापना होता है और 1585 में ही भागवत राय ने जो है चेरो वंश का राजा घोषित कर दिया। भागवत राय ने जो है खुद को चेरो वंश का क्या किया, राजा घोषित कर दिया। चेरो वंश का राजा घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया। कब किया, 1585 ईस्वी में। यानी कि आप देख सकते हैं कि मारा तो 1572 में, हत्या कब किया, 1572 में। उस समय वहां का बस एक जमींदार के रूप में कार्य किया हत्या करने के बाद। उसके बाद 1585 ईस्वी में जो है वहां का राजा बन गया और रक्सेल वंश को खत्म करके क्या कर दिया, चेरो वंश का स्थापना कर दिया। तो चेरो वंश के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, भागवत राय जो है चेरो वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। 1585 से लेकर जो है इसका समय काल, 1585 से लेकर जो है 1605 जो है इसका समय काल माना जाता है। 1585 से लेकर 1605 जो है भागवत राय का समय काल माना जाता है।
समय माना जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1585 से 1605 के बीच में भारत के अंदर कौन राजा हुआ करता था? मुगल का कौन राजा था? अकबर था, अकबर। तो आप कह सकते हैं अकबर जो है किसका समकालीन, या भागवत राय जो है किसका समकालीन है? अकबर का समकालीन है। और अकबर के साथ साथ जो थोड़ा समय के लिए जहांगीर का भी समकालीन था, ठीक है, थोड़ा समय के लिए जो है जहांगीर का भी समकालीन था। कौन? भागवत राय। ये दोनों आप याद रखिएगा। भागवत राय के बारे में आपको दो नाम याद रखना है, ये अकबर का समकालीन था, जहांगीर का समकालीन था, पहला पॉइंट। दूसरा, चेरो वंश का संस्थापक कौन है? भागवत राय। भागवत राय ने किसकी हत्या करके चेरो वंश का स्थापना किया था? मान सिंह का हत्या करके चेरो वंश का स्थापना किया था। मान सिंह किसके राजा थे? रक्सेलों के अंतिम राजा थे। उसका हत्या कब कर दिया? 1572 में। लेकिन राजा कब बनता है? 1585 में जो है राजा बनता है। ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ हम सारा कुछ आपको लिख दिए हैं। इससे पहले जो है भागवत राय खुद उसके अधीन कार्य करता था, यानी कि मानसिंह के अधीन कार्य करता था। और इसके अलावा जो है भागवत राय शाहबाद क्षेत्र का जो है मुखिया भी हुआ करता था। ठीक है, ये सारा कुछ हम आपको बता दिए। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, उसके बाद क्या आता है आपका? चेरो वंश। चलिए ठीक है, यहाँ तक जो आपका कंप्लीट हो जाता है रक्सेल वंश। आप समझ गए कि रक्सेल वंश के बाद जो है कैसे चेरो वंश आता है, उसके बारे में हमने देख लिया। अब जो है हम लोग को चेरो वंश जो है पूरा डिटेल में जानना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चेरो वंश क्या करना है? पूरा डिटेल में जानना है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। चेरो वंश में प्रताप राय से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद शाहबल राय से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मेदिनी राय से क्वेश्चन बनता है, भागवत राय जो इसके संस्थापक थे उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बाकी सब कुछ देखते चलते हैं। सबसे पहले चेरो वंश के बारे में, पलामू राज्य क्षेत्र जो है पलामू, हजारीबाग, लोहरदगा, शेरघाटी और सरगुजा तक जो है इसका राज्य क्षेत्र हुआ करता था। किसका हुआ करता था? चेरो वंश का। लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर कम हो गया था। ठीक है, 1572 ईस्वी में जो भागवत राय ने रक्सेल राजा मानसिंह की हत्या कर दी तथा खुद को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। ये चीज़ आपको याद रखना है। भागवत राय सबसे पहला, क्योंकि ये संस्थापक थे चेरो वंश का। उसके बाद अगला राजा बनता है अनंत राय। ठीक है, अनंत राय जो कि जहांगीर के समकालीन थे। शाहबल राय ये भी जहांगीर के समकालीन थे। 1605 से लेकर 1612 तक जो है अनंत राय शासक रहता है। 1612 से लेकर 1627 तक जो है शाहबल राय शासक रहता है। उसके बाद आता है प्रताप राय। प्रताप राय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसने पलामू का पुराना किला का निर्माण करवाया था। जब ये हम किला दिखाया ना आपको स्टार्टिंग में, वही किला का निर्माण जो है प्रताप राय के द्वारा कराया गया था। उसके बाद आता है भोपाल राय। कहीं कहीं भोपाल राय भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं भूपाल राय भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है मेदिनी राय। मेदिनी राय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि चेरो वंश का स्वर्ण युग जो है मेदिनी राय के समय ही आया था। कृषि में जो है इसके समय बहुत विकास हुआ था मेदिनी राय के समय। ये चीज़ आप याद रखिएगा। रुद्र राय, दिगपाल राय नहीं होता है, दिक्पाल राय होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? दिक्पाल राय। उसके बाद साहेब राय, ठीक है, रंजीत राय, जयकृष्ण राय, चित्रजीत राय और गोपाल राय। इतना हम लोग को राजा के बारे में पढ़ना है, चेरो वंश के राजा के बारे में। सबसे पहले भागवत राय, अनंत राय, शाहबल राय। शाहबल राय के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर ने इसको जो है अपने दरबार में बुलाया और बाघ से लड़वा दिया था शाहबल राय को। अब सोच सकते हैं, बाघ से लड़वा दिया था। और ये खुद को बहुत ताकतवर समझता भी था, क्योंकि ये टैक्स नहीं देता था। उसके साथ साथ जो है मुगलों के साथ बहुत लूटपाट किया था, जिस कारण से जो है जहांगीर ने इसे बाघ से लड़वा दिया था। तो सबसे पहला राजा हमारा कौन सा हो जाएगा चेरो वंश में? भागवत राय। मैंने बताया कि 1585 में जो है ये खुद को राजा घोषित करता है। कहाँ का राजा घोषित करता है? चेरो वंश का खुद का राजा घोषित करता है। अब 1585 से लेकर 1605 तक जो है ये राजा रहता है। 1585 से लेकर 1605। अब आप बताइए कि 1585 से 1605 में मुगल बादशाह कौन था? अकबर। और अकबर के साथ साथ जो है 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर क्या होता है? अगला बादशाह बन जाता है। ठीक है, तो जहांगीर के समय भी ये थोड़ा सा समय के लिए जो है क्या रहता है? शासक रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चेरो वंश का संस्थापक के रूप में भागवत राय। ठीक है, 1572 में मानसिंह की हत्या करवा दी और अकबर और जहांगीर का ये समकालीन था। इसके बारे में हम लोग को इतना ही चीज़ जानना। सबसे पहला संस्थापक इसका जानना है, कौन? भागवत राय। ठीक है, समयकाल 1585 से लेकर 1605। देखिए आप देख रहे होंगे कि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का मतलब है कि आपको याद हो जाना चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए, इसीलिए जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं। और शायद हमको आदत भी हो गया बार बार रिपीट करने का, दोनों रीजन है। ठीक है, तो उसके बाद 1572 में मानसिंह का हत्या करवा देता, लेकिन खुद को जो है जमींदार के रूप में कार्य करता है वहाँ पर
कहाँ पर, रक्सेलो के क्षेत्र में। उसके बाद जो है 1585 में खुद को राजा घोषित किया। मान लीजिए अगर तुरंत राजा बन जाता वहाँ पर मानसिंह को हत्या करने के बाद, तो क्या होता, वहाँ के लोग विद्रोह कर देते, उसे राजा एक्सेप्ट ही नहीं करता। आप किसी के राजा को मार के आप वहाँ पे राजा बन जाइएगा तो कोई एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए जो है कुछ समय तक बस एक जमींदार के रूप में कार्य करता है, और बाद में धीरे धीरे जब उसका स्थिति मजबूत हो जाता है, उसके पास लोग आ जाते हैं, ठीक है, अपना एक टीम बना लेता है, उसके बाद जो है 1585 में क्या करता है, खुद को राजा घोषित कर देता है। 1605 तक जो है ये राजा रहता है। अकबर और जहांगीर का समकालीन था, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ जानना है भी नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोगों को जानना है भी नहीं। इसके बाद हम अगला राजा क्या बताए थे, भागवत राय के बाद अनंत राय, अनंत राय के बाद सहबल राय, सहबल राय के बाद प्रताप राय, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अनंत राय के बारे में। इसका समय काल का बात किया जाए तो 1605 से लेकर 1612 जो है इसका समय काल है। अब आप हमको बताइए कि मुगल बादशाह इस समय कौन था। आपको पता है कि 1605 से लेकर 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, उसके बाद 1627 तक जो है जहांगीर क्या होता है, मुगल बादशाह होता है। जहांगीर क्या होता है, मुगल बादशाह होता है 1605 से 1627। तो इसके बीच में कौन है आपका, अनंत राय है। अनंत राय जो है क्या होता है आपका, अनंत राय जो है जहांगीर का समकालीन है। ये चीज आप याद रखिएगा। समकालीन किसका है, जहांगीर का समकालीन है, ठीक है। इसके समय अफजल खान ने जो है पलामू पर आक्रमण कर दिया था, और ये अफजल खान कौन था, बिहार का सूबेदार था। अबुल फजल का आप नाम सुने होंगे, जो कि आपका क्या थे, अकबर के दरबार में रहते थे। अबू फजल का ही बेटा था अफजल, अबू फजल का बेटा अफजल था, और ये मुगल दरबार में जो है बिहार में सूबेदार थे, बिहार में सूबेदार थे। और इसने जो है आक्रमण कर दिया था, कहां पर आक्रमण कर दिया था, अनंत राय के समय चेरो वंश पर आक्रमण कर दिया था। ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन अफजल खान जो है खुद हार जाता है, और हारने का रीजन क्या है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अफजल खान की जो है मृत्यु हो जाती है, लेकिन आक्रमण के दौरान इसकी मृत्यु नहीं होती है, किसी और रीजन से इसकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से जो है अनंत राय क्या होता है, जीत जाता है। इस आक्रमण में क्या होता है, अनंत राय जीत जाता है, और सीधा इसने जो है मुगलों को नजराना देने से मना कर दिया, क्योंकि मुगल उस समय जो है नजराना मांगते थे, टैक्स मांगते थे, सभी क्षेत्रों से टैक्स मांगते थे, और वो पूरे भारत के लिए जो है आपका मुगल जो है उस पर जमा करते थे, ठीक है। तो हर जगह से नजराना जाता था, वही नजराना देने से इसने जो है मना कर दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई राजा आक्रमण करेगा और वो अगर खुद हार जाता है तो उसको क्यों टैक्स दिया जाएगा, वो तो हार गया, ठीक है। तो यही कारण हुआ कि अफजल खां की मृत्यु हो जाती है, और वो हार जाता है, आक्रमण खुद करता है और खुद हार जाता है, और बाद में जाकर जो है इसने नजराना देने से इनकार कर दिया। यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसका समकालीन था, अनंत राय, ये आपका समकालीन था जहांगीर का, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरा कि अफजल खान ने जो है किसके समय पर पलामू पे आक्रमण किया था, अनंत राय के समय आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नजराना दिया कि नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको याद रखना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये अफजल खान क्या था, बिहार का सूबेदार था, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं सहबल राय। मैंने बताया सबसे पहला भागवत राय, याद करते जाए। सबसे पहला भागवत राय, जो कि संस्थापक के रूप में कार्य करता था। किसका संस्थापक के रूप में, आपका किसका संस्थापक था, चेरो वंश का संस्थापक था, ठीक है। कैसे वो राजा बना वो भी सारा कहानी बता दिए। उसके बाद आया अनंत राय। अनंत राय किसका समकालीन था, जहांगीर का। अफजल खां किसके समय आक्रमण किया था, ये आपका अनंत राय के समय ही आक्रमण किया था। उसके बाद आता है सहबल राय। ये सहबल राय का जो है कहानी बड़ा खतरनाक है, और ये बड़ा खतरनाक राजा भी था। एक तो टैक्स नहीं देता था, टैक्स जो है भागवत राय के समय से ही बंद हो चुका था, ठीक है। उसके बाद जो है अनंत राय भी टैक्स नहीं दिया, क्योंकि आक्रमण तो किया। अगर आक्रमण में वो हार जाता तो टैक्स देना स्वीकार करता, लेकिन अनंत राय जो है आक्रमण में जीत जाता है, जिस कारण से उसने टैक्स देने से इनकार कर दिया। जब अनंत राय टैक्स नहीं देता है तो उसका उत्तराधिकार कौन बना, सहबल राय। सहबल राय भी टैक्स देने से इनकार कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि हमारे खानदान वाले जो है कभी आपको टैक्स दिए ही नहीं है मुगलों को, तो हम आज क्यों टैक्स देंगे। बोला ठीक है, टैक्स मत दो। तो 1612 ईस्वी से लेकर जो है 1627 ईस्वी में सहबल राय का क्या हुआ था, क्या होता है, शासन होता है। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। क्षेत्र विस्तार का बात किया है तो चौपारण तक जो है इसने अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था। चौपारण आप जानते होंगे, जो कि हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, चौपारण। और वो कहाँ पर है, जीटी रोड के बगल में है। आप ये भी चीज जानते होंगे, जीटी रोड जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे सड़के आजम भी कहा जाता था। सड़के शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, सड़के आजम, ठीक है, सड़के आजम।
तो ये चौपारण तक जो है अपना क्षेत्र विस्तार कर लेता है, और वहीं चौपारण के आसपास से जो है जीटी रोड क्या होती है, गुजरती है, आपको मालूम है। और जीटी रोड जो है उस समय बहुत क्या कहते हैं, मुख्य रास्ता हम लोग कह सकते हैं, मुख्य सड़क था मुगलों के लिए भी और भी राजाओं के लिए भी, क्योंकि वो दिल्ली से सीधा कलकत्ता जोड़ता था, दिल्ली से सीधा बंगाल जोड़ता था, और उस समय बंगाल जो है बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो दिल्ली से सीधा जो रूट था, रोड था, वो आपका कौन सा था, जीटी रोड, जिसे सड़के आजम भी कहा जाता है। यहाँ पर मान लीजिए चौपारण है, यहाँ बंगाल है, और इधर मान लीजिए दिल्ली है आपका, यहाँ पर दिल्ली मान लेते, ठीक है। और इसी बीच में पड़ता है आपका क्या, चौपारण, चौपारण का क्षेत्र पड़ता है जो कि हजारीबाग का। अब यहाँ पर अधिकार हो गया सहबल राय का। अब मुगल जब भी यहाँ पर आते थे अपना सामान लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए, कर लेने के लिए, और ये समुद्री भी आपका क्या था, समुद्री इलाका था बंगाल, तो यहाँ से जो है विदेश से क्या होता था, मतलब कि फॉरेन आपका व्यापार होता था, यहाँ से बंगाल से फॉरेन व्यापार होता था, जिस कारण से यहाँ से ये जो है माल लेकर कहाँ जाते थे, दिल्ली जाते थे, पैसा लेकर दिल्ली जाते थे, और बीच में पड़ जाता था चौपारण। बार बार जो है ये सहबल राय क्या करता था, लूटपाट करता था, मुगलों का जो काफिला होता था उस काफिला को लूटपाट करता था, ठीक है, सहबल राय। तो बार बार जो है इसे वार्निंग दिया गया, ठीक है, और उसके बाद जो है एक बार क्या किया गया, इसे पकड़कर जो है दिल्ली ले जाया गया। किसको, सहबल राय को, सहबल राय को दिल्ली ले जाया गया और जहांगीर के दरबार में पेश किया गया, और उसे कहा गया कि यही जो ये बंदा है कि बार बार लूटपाट करता है चौपारण हजारीबाग के क्षेत्र में, जब हम लोग बंगाल से आते हैं तो कहा ठीक है, बहुत इसके पास ताकत है, तो हमारे पास जो है एक बाघ है, इसको बाघ से लड़ा दो, अगर ये बाघ से जीत जाएगा तो हम जो है इसे छोड़ देंगे और टैक्सों नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करता है, बाघ से लड़ा देता है, बाघ से लड़ा देता है, इसको लड़ा देता है सहबल राय को। अब जाहिर सी बात है कितनों ताकत रहेगा, लेकिन बाघ से नहीं जीत पाएगा, और इसमें जो है ये हार जाता है और सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चेरो वंश के राजा को जो है बाघ से लड़ाया गया था, सहबल राय को जो है बाघ से लड़ाया गया था, जहांगीर के दरबार में ये लड़ाया गया था, ये भी चीज आप याद रखिएगा। समकालीन किसका था, जहांगीर का ये समकालीन था, ठीक है, जहांगीर का जो है ये समकालीन था, कौन, सहबल राय, ठीक है। बंदी बनाकर इसे दिल्ली ले जाया गया और बाघ से लड़ाया गया, जिस कारण से बाघ से इसकी हार हो जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। बाघ से लड़ाने का रीजन क्या था कि मुगलों के सैनिकों से जो है बार बार ये लूटपाट करता था। जब मुगल के सैनिक दिल्ली से बंगाल, बंगाल से दिल्ली आना जाना करते थे, उस रास्ते में जो है ये जीटी रोड में, सड़के आजम में जो है अक्सर लूटपाट करता था। इसी लूटपाट के कारण जो है इसे मुगल दरबार में पेश किया जाता है और इसे बाघ से लड़ाया जाता है, तब जाकर ये हार जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज जो हम लोग क्या क्या पढ़े वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते। सबसे पहले हमने पढ़ा रक्सेल वंश के बारे में, रक्सेल वंश का अंतिम राजा हम लोग मानसिंह के बारे में पढ़े। मानसिंह को जो है कैसे ये हराया, मृत्यु किया किसने, भागवत राय ने। और भागवत राय जो 1585 में खुद शासक बन जाता है और चेरो वंश का क्या करता है, स्थापना कर देता है। भागवत राय के बाद हमने अनंत राय के बारे में पढ़ा, और अनंत राय के बाद हमने सहबल राय के बारे में पढ़ा, जिसे जहांगीर के दरबार में बाघ से लड़ाया जाता है और इस दौरान जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बहुत हेवी वाला गर्मी भी है इधर। चलिए ठीक है, तो आज जो हम लोग 3 राजा के बारे में पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है और भी राजाओं के बारे में देख लेंगे, चेरो वंश के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से फ्री पढ़ाया जा रहा है। अब देख सकते हैं लाइट का बिल लगता है, बिजली का बिल लगता है, उसके बाद भी यहाँ पर फ्री क्लास कराया जा रहा है, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बिजली बिल उठता है, उसके बाद भी यहाँ पर फ्री क्लास कराया जा रहा है। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जो है इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जोहार, जय हिंद साथियों।